आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे दलित साहित्य और उससे जुड़े हुए प्रसंगों पर। और दलित साहित्य और उससे जुड़े हुए प्रसंगों पर बात करने से पहले ये जरूरी है कि हिंदी विभाग में दलित, हिंदी साहित्य में दलित और हिंदी का जो शिक्षक है उसमें दलित, इस पहलू पर पहले सोचा जाए। मैं इस पूरे दलित साहित्य के प्रसंग में पहली चीज तो विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि मैं दलित तो नहीं हूँ। तो दलितों की एक्चुअल में क्या अनुभूति है मैं नहीं जानता। मेरी क्या अनुभूति है इसे मैं शेयर जरूर कर रहा हूं आपसे, और मेरा जो अनुभव है उसे मैं शेयर कर रहा हूं। पहला सवाल यह है कि हिंदी के जो विभाग है पूरे देश में है, विदेशों में भी है, तो उन में दलित साहित्य अ, इधर के वर्षों में पिछले 25-30 साल में पठन पाठन उसका शुरू हुआ, दलित साहित्य की एंट्री हुई है, बाकी जनरली एंट्री नहीं थी। दलित साहित्य एज ए कैटेगरी इसकी एंट्री नहीं थी। और इसका एक बड़ा कारण है जो हिंदी विभागों का ढांचा, या हम ये कहें साहित्य के विभागों का ढांचा। और ये साहित्य की सिर्फ समस्या नहीं है, ये और भी दूसरे अनुशासनों में ये प्रॉब्लम है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन हिंदी साहित्य में ज्यादा है कि हिंदी साहित्य के पठन पाठन ने या शिक्षण ने आलोचनात्मक विवेक कम पैदा किया और अनुगामी विवेक ज्यादा पैदा किया। या हम ये कहें कि हिंदी विभागों का जो मूल लक्ष्य है वो अनुगामी पैदा करना है। ये पैटर्न लंबे समय से चला आ रहा है, अभी भी है। यही वजह है कि हिंदी विभाग के विद्यार्थी शिक्षक बहुत आसानी से रिएक्शनरी पॉलिटिक्स के दबाव में और गिरफ्त में आ जाते हैं, या हम ये कहें कि शासक वर्गों की गिरफ्त में आ जाते हैं। आप याद कीजिए कि हिंदी विभागों की प्रकृति को किसने निर्धारित किया, किसने बीज बपन किया हिंदी विभागों की प्रकृति का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बीज बपन किया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि ने हिंदी विभागों के पठन पाठन का बीज बोया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वैसे बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत शानदार लिखा है उन्होंने। उनके द्वारा जो चीज पैदा की गई जिसने दिक्कतें खड़ी की हैं, उनकी आलोचना की धुरी थी, उनके दृष्टिकोण की धुरी थी सामंजस्यवाद। और ये सामंजस्यवाद साहित्य में मास स्केल पर फला फूला। सामंजस्यवाद का जो साइड इफेक्ट है वो ये कि सामंजस्यवाद जो है वो मूलतः अनुगामी या भक्त बनाता है। हिंदी के आलोचक, हिंदी के प्रोफेसर आमतौर पर इस पर बात नहीं करते, और ये जो सामंजस्यवाद है इसने हिंदी के नियंत्रण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इस सामंजस्यवाद से नामवर सिंह भी प्रभावित थे, इससे शिव कुमार मिश्र भी प्रभावित थे, रमेश कुंतल मेघ भी प्रभावित थे, इससे हजारी साहब द्विवेदी भी प्रभावित थे। कौन ऐसा आलोचक है जो इस सामंजस्यवाद से प्रभावित न हो? तो इसने साहित्य में नियंत्रण के नजरिए को जन्म दिया।
और यही वजह है कि हिंदी लिटरेचर में जो आलोचना एक एज ए डिसिप्लिन के तौर पर जो डेवलप हुई, उसमें ये नियंत्रण का एलिमेंट, साहित्य को नियंत्रण में रखने का एलिमेंट बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि हम सब लोग पढ़ाते हैं, मैंने ही पढ़ाया है। हम सब लोग प्रशंसा करते हैं, हम लोग हमने मैंने बहुत प्रशंसा की, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है, इस उसका साइड इफेक्ट है कि साहित्य के इतिहास को पढ़ने की आपको एक अच्छी गंभीर समझ मिलती है, लेकिन उसका एक सामाजिक इफेक्ट है कि उसने अनुगमन, नियंत्रण और नियमन, ये तीन काम एक साथ किए। आचार्य शुक्ल ने जो कैटेगरी बना दी साहित्य के काल विभाजन की, प्रवृत्तियों के काल विभाजन की, वे कैटेगरी आज तक सर्व स्वीकृत है, किसी ने उससे क्वेश्चन नहीं किया, और जिन लोगों ने क्वेश्चन किया उन पर हमने डिस्कशन नहीं किया। आचार्य शुक्ल और उनके द्वारा जो ये परंपरा विकसित की गई, उसने ही हिंदी विभागों को एक संस्थान के तौर पर विकसित किया। आचार्य शुक्ल ने ये बड़ा काम किया था कि आलोचना को उन्होंने सामाजिकता से जोड़ा था, लेकिन ये जो नियंत्रण, अनुगमन और नियमन का जो काम है, ये काम डिस्कशन में नहीं आया। जो लोग आलोचना की सामाजिकता को लेकर खूब मुखर थे, जिन्होंने लिखा, वे लोग भी चाहते थे कि आलोचना नियंत्रित रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग जानते हैं। तो अनुगमन, नियंत्रण और नियमन, ये आचार्य शुक्ल के सामंजस्यवादी दृष्टिकोण के साइड इफेक्ट का हिस्सा है। इसने आलोचना को भी प्रभावित किया, साहित्य के दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया। साहित्य के जितने विमर्श आचार्य शुक्ल के जमाने से लेकर आज तक विकसित हुए, उन सबको इसने प्रभावित किया, आज भी प्रभावित किए हुए। और जाहिर है कि आलोचना एज ए डिसिप्लिन, एज ए जेनर, उसको उसने हायर एजुकेशन में स्थापित किया, और जाहिर है कि उसमें जो शुक्ल जी रास्ता दिखा गए थे, उसी रास्ते पर हम लोग चलते रहे। शुक्ल जी ने एक बहुत ही शानदार काम किया था कि उन्होंने आलोचना के सौंदर्य शास्त्रीय रूपों की, धारणाओं की चर्चा की थी और उसका विकास किया, और इसकी हम लोग खूब भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे। आचार्य शुक्ल ने दूसरा काम यह किया कि उन्होंने थ्योरी को एक सिरे से रिजेक्ट किया, और ये मेरी दृष्टि से बहुत बड़ी भूल थी। इससे सारी आलोचना प्रभावित है। मुझे आलोचना की भी जरूरत है, मुझे आलोचना की थ्योरी की भी जरूरत है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे आलोचना की थ्योरी की जरूरत नहीं है। मुझे सिद्धांत भी चाहिए और आलोचना भी चाहिए। नहीं, मुझे आलोचना चाहिए, सिद्धांत नहीं चाहिए, ये कैसे हो सकता है? तो हुआ यह कि आचार्य शुक्ल के रास्ते पर चलने के कारण सिद्धांत छोड़ दिए गए, आलोचना का खूब विकास हुआ। सो हमारे यहां जो लिखा जाता है उसका सिद्धांत से कोई संबंध नहीं होता। ज्यादातर लोग जो लिखते हैं वो सिद्धांतहीन ढंग से लिखते हैं, जबकि साहित्य के सिद्धांतों के आधार पर अगर साहित्य चर्चा की जाए, कृति पर चर्चा की जाए, साहित्यिक प्रवृत्ति पर चर्चा की जाए, तो बहुत सारे नए क्षेत्र बहस के खुलते हैं। क्योंकि हमने तय कर दिया कि हम सिद्धांत पर चर्चा नहीं करेंगे, हम सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, हम आलोचना लिखेंगे, आलोचना में बात करेंगे। और इस पूरे फ्रेमवर्क में जो चीज छुपाई वो थी जो आचार्य शुक्ल की या
हिंदी आलोचना की जो कमजोरी थी उसे उसने छुपाया, या हम ये कह सकते हैं कि हिंदी आलोचना के जो दो पूर्वाग्रह थे उनको छुपाया। वो क्या पूर्वाग्रह थे, वो आज भी हैं। उनमें पहला पूर्वाग्रह ये था कि आचार्य शुक्ल लिंग भेद को नहीं मानते थे, और दूसरा पूर्वाग्रह ये था कि वे जाति भेद को नहीं मानते। जबकि वास्तविकता यह है कि लिंग भेद और जाति भेद ये दोनों समाज में है, ये साहित्य में भी है। हम साहित्य की कल्पना ही नहीं कर सकते इन दो के बिना। हम समाज की किसी भी सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधि की कल्पना नहीं कर सकते इन दो के को एड्रेस किए बिना। और यही वह बुनियादी वजह है जिसकी वजह से कि साहित्य की आलोचना में, साहित्य के पूरे संवाद में, डिस्कोर्स में, विमर्श में दलित और स्त्री ये एक सिरे से गायब है। आचार्य शुक्ल के यहां गायब है, साहित्य के इतिहास में गायब है। तो हमारे यहाँ जाति भेद और लिंग भेद की उपेक्षा हुई और सामंजस्यवाद पर जोर दिया गया। ये जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क सिर्फ आलोचक का ही फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि ये हिंदी विभागों का भी फ्रेमवर्क है। उन्होंने ये तो ध्यान दिया कि ऊपर की कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि नीचे क्या पढ़ाया जाए। एक और चीज है जो कि बहुत जरूरी चीज है, जिसने कि इस पूरे के पूरे संकट को पैदा किया, वो ये कि ये जो हिंदी का प्रोफेसर था, हिंदी का आलोचक था, क्योंकि ज्यादातर प्रोफेसर आलोचक रहे हैं, या हम ये कहें ज्यादातर आलोचक प्रोफेसर रहे हैं। तो इन ज्यादातर आलोचक प्रोफेसरों की खूबी यह है कि इनके यहां लिंग भेद की और जाति व्यवस्था की कोई समझ ही नहीं है, कोई सचेतनता ही नहीं है इन दो क्षेत्रों को लेकर। ज्यादातर लोगों ने इन दो पहलुओं पर एकदम नहीं लिखा। तो ये जो सचेतनता का अभाव है, इसने पूरी की पूरी आलोचना और पूरे पूरे इंस्टीट्यूशन के तौर पर हिंदी विभाग इन दोनों को प्रभावित किया और आज भी प्रभावित किए हुए। ये वो फ्रेमवर्क है जिसको के कायदे से ब्रेक करने की जरूरत है। मैं दो छोटे से अनुभव अपने बता रहा हूं आपको, जिससे कि आपको इस जटिलता का अंदाजा। मैं जब जेएनयू में पढ़ता था, 79 से लेके 87 तक मैं पढ़ा हूं वहां से मैंने एमए किया, एमफिल की, पीएचडी की, छात्र राजनीति की जम के। और छात्र राजनीति करते हुए मैं 84 85 में वहां की स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा, काउंसलर भी रहा वहां। तो हमने अपने राजनीतिक छात्र जीवन में जेएनयू में रहते हुए ये पाया कि जेएनयू में जो विद्यार्थियों की संख्या थी, एससी एसटी विद्यार्थियों की जो रिजर्व कैटेगरी में जो दाखिले होने चाहिए था, वो मुश्किल से 5 या 6% विद्यार्थियों के दाखिले होते थे, बाकी सीटें खाली रह जाती थी। शिक्षकों में हालत यह थी कि तकरीबन 600 के करीब शिक्षक थे, बड़ी संख्या में शिक्षक थे, लेकिन मुश्किल से 2 या 3 शिक्षक थे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आते थे। जब जेएनयू में यह स्थिति हो सकती है 79, 80, 81, 80 वगैरह में, तो आप दूसरे विश्वविद्यालयों का हाल आप समझ सकते हैं। अब मैं 1989 में मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। आपको जान के आश्चर्य होगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एससी एसटी रिजर्वेशन के तहत दाखिले नहीं होते थे। एससी एसटी रिजर्वेशन बंगाल में
टीचिंग में लागू नहीं किया गया था, जबकि 77 से वहां लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। क्यों लागू नहीं हुआ, ये अपने आप में मिस्ट्री है। जाहिर है कि मेरे जैसे लोगों के लिए, जो नया ही नया मैं गया था, मेरा बहुत तेज रिएक्शन हुआ इस पर। मैंने सीपीएम में शिकायत की इसकी। मैं संयोग से शिक्षक ब्रांच का मेंबर था, जो कि तमाम एजुकेशन से संबंधित बहुत ही नीतिगत मसलों पर फैसले लेती थी। तो वहां बात सुनी गई, और पहली बार कॉलेज सर्विस कमीशन में एससी एसटी रिजर्वेशन स्ट्रिक्टली लागू हुआ। पहली बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो अपॉइंटमेंट चल रहे थे, उनमें रिजर्वेशन लागू हुआ। तो अकादमिक संस्थानों का जो ढांचा है और स्थितियां हैं, वहां कास्टिज्म और कास्ट, खासतौर पर दलितों को लेकर जो अनटचेबिलिटी का जो भाव है, वो बहुत ही प्रबल है, आज भी है। अब मैं एक दूसरे पहलू, ये तो इंस्टीट्यूशनल जो क्राइसिस है उसकी तरफ मैं ध्यान खींच रहा हूं। अब मैं दूसरी तरफ आपको लेके आना चाहता हूं। वो ये कि ये जो दलित साहित्य है जिस पर के आमतौर पर बातचीत होती है, तो उस दलित साहित्य की खूबी है कि ये दलित साहित्य मूलतः अ, दलितों की जो आधुनिक पीड़ाएं हैं और उत्पीड़न है या त्रासदियां हैं, उसका साहित्य है। और ये एकदम भिन्न किस्म का साहित्य है। इसे साहित्य की डेफिनेशन के जरिए रिजॉल्व करना, समझना, विश्लेषित करना संभव नहीं है। क्योंकि जो लिटरेचर या साहित्य हम जिसे कहते हैं, वहां साहित्य के कॉन्सेप्ट में परसुएशन का भाव प्रमुख रहा है। दलित साहित्य में ऐसा नहीं है। दलित साहित्य परसुएशन का साहित्य नहीं है, बल्कि दलित साहित्य की खूबी है कि यहां आलोचना का भाव है, और यहां दलित की जो आत्म सचेतनता है, वो डोमिनेट करती है। उसकी जो अनुभूतियां हैं, उसकी जो कष्ट है, उसका जो रियल अनुभूतिगत संसार है, वो डोमिनेट करता है। इसलिए साहित्य की जो प्रचलित अवधारणाएं हैं, उसके जरिए दलित साहित्य का मूल्यांकन संभव ही नहीं है। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए दलितों का, खासतौर पर 1975-76 के बाद से दलितों के लेखन में जो तेज उभार हिंदी में आया। मराठी में पहले से लिख रहे थे लेखक, दलित लेखकों ने बहुत बड़ा काम किया मराठी। लेकिन हिंदी में जब दलित लेखन सामने आता है, तो उस लेखन में मास स्केल पे आता है। अच्छी कम अच्छी दोनों तरह की रचनाएं आती हैं उनकी, और उनके इस साहित्य के जो फ्लो है, दलित साहित्य का जो फ्लो है, उसने साहित्य के पाठक और साहित्य की दुनिया, इसको एकदम बदल दिया। एक जमाना था कि जनवादी लेखक संघ के लोग, प्रगतिशील लेखक संघ के लोग, जो प्रगतिशील आलोचक कहलाते थे, वे दलित साहित्य की कैटेगरी मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। मराठी में एक घड़ी मान भी लेते थे, लेकिन हिंदी वाले तैयार नहीं होते थे। लेकिन दलित साहित्य के फ्लो ने साहित्य की प्रकृति ही नहीं बदली, आलोचना की भी प्रकृति बदलने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आलोचना का कॉन्सेप्ट रीडिफाइन करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां तक कि उसने जो साहित्य का पाठक वर्ग था, उस पाठक वर्ग को भी उसने बदला। जो साहित्य का लेखक है, हिंदी का, उर्दू का जो साहित्य का लेखक है, उस साहित्य के लेखक की खूबी है कि उसके पास में
मिडिल क्लास के पाठक हैं, और ये जो मिडिल क्लास के पाठक है उसके जैसा पाठक समुदाय वो दलितों के पास तो नहीं था, क्योंकि दलितों में मिडिल क्लास था ही नहीं। वो तो इधर के वर्षों में वो दलित 40-45 साल में दलितों में मध्य वर्ग की तेजी से उभार आया है। तो दलित लेखक की ये चुनौती थी, एक तो लेखन और दूसरा पाठक। अपना दलित पाठक जुगाड़ करना बहुत बड़ी चुनौती थी, आज भी है। क्योंकि यहां जाति प्रथा और जाति प्रथा के दबाव, उसके कारण दलितों में शिक्षा का अभाव और बड़े पैमाने पर उनका उत्पीड़न, सवर्णों के हमले हर स्तर पर। ऐसी परिस्थिति में दलित लेखकों ने अपने लेखन को स्वीकृति दिलाने में जो परिश्रम किया है, उसकी भूल भूल प्रशंसा की जानी चाहिए। तो मैं तो उसका फैन हूं। मैं बहुत सारी चीजों से, दलित लेखकों की चीजों से असहमत रहता हूं, लेकिन ये जो बुनियादी चीज जो उन्होंने की, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये दर्ज करने लायक है। एक और चीज है, वो ये साहित्य की एक भाषा थी जो कि लंबे समय में विकसित हुई। उसकी भाषा का एक अपना जैसे कहें कि संकेत शास्त्र था, प्रतीक शास्त्र था। उसकी संरचनाएं थी जो कि आलोचना में जिसकी खूब चर्चा मिलती है। उनके चरित्रों का खास तरह गठन होता था जिनकी खूब चर्चा मिलती है। लेकिन दलितों ने एक नई भाषा को जन्म दिया। वह भाषा पहले साहित्य में नहीं थी कभी। दलितों ने ऐसे नए चरित्रों को जन्म दिया और उनका चित्रण किया, ऐसे लेखक को पैदा किया और उसने अपनी जिंदगी का चित्रण किया जो पहले कभी किसी लेखक ने यह दुस्साहस नहीं किया था। तो ये जो दलित साहित्य की जो भाषा है, वो साहित्य की भाषा के तरीकों से इसका मूल्यांकन संभव नहीं है, उसे समझ नहीं सकते हम। इसका जो अभिव्यक्ति का संसार है वो एकदम भाषा के संसार के परे है, जो भाषा का संसार प्रचलन में है एकेडमिक्स में। क्यों? क्योंकि जो दलित का संसार है, उस दलित के संसार में कभी सवर्ण लेखक दाखिल नहीं हुआ और न कभी कोई इतिहासकार, सवर्ण इतिहासकार दाखिल हुआ। ये बहुत ही बुनियादी चीज है। दूसरी बुनियादी चीज है जिसकी वजह से जो साहित्य में जो संसार है उसे तो आप जानते हैं। साहित्य में जो सामाजिक संरचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें आप जानते हैं, लेकिन दलित साहित्य में जो सामाजिक संरचनाएं दिखाई देती हैं या चित्रित की गई हैं उनके बारे में आप नहीं जानते। तो इन सामाजिक संरचनाओं में दाखिल हुए बिना आप वो इस साहित्य को समझ ही नहीं सकते। या हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को आप संभव ही नहीं बना सकते जब तक कि दलित की सामाजिक संरचनाएं न बदलें। पहले मान लिया गया था कि हमारे यहाँ सामाजिक क्रांति हो सकती है, पॉलिटिकल क्रांति हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ सामाजिक क्रांति, पॉलिटिकल क्रांति, वो सारे के सारे सामाजिक परिवर्तन वो जाति प्रथा के सामने एकदम घुटने टेक दिए। जाति व्यवस्था के रहते हुए सामाजिक क्रांति संभव नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था के रहते हुए सामाजिक क्रांति संभव नहीं है। तो ये जो क्रांति के ऊपर और सामाजिक क्रांति के ऊपर, पॉलिटिकल क्रांति के ऊपर जितनी भी बहस हुई, वो दलित साहित्य के उभार के बाद में एकदम इरेलेवेंट होती चली गई, अप्रासंगिक होती चली गई। क्योंकि जाति प्रथा को तोड़ना और जाति प्रथा के
आचार व्यवहार और संस्कारों से लड़ना, यह पहली शर्त थी। हमारे पास क्रांतिकारी चेतना हो, लेकिन वो जाति चेतना से मुक्त हो। पहले क्रांतिकारी चेतना थी, लेकिन जाति चेतना उसमें इनबिल्ट थी। तो एक नई चीज आई कि क्रांतिकारी चेतना जाति चेतना के बिना होनी चाहिए। एक सामान्य नोशन है, या रूढ़ी है जो चली आ रही है कि वो जो लेखक होते हैं, वो तो जाति प्रथा नहीं मानते, और जो लेखक का अनुयायी समाज है वो भी जाति प्रथा नहीं मानता। समस्या यह है कि जाति प्रथा तो समाज में है, और जाति प्रथा का वर्चस्व भी है। लेखक के मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? सवाल यह है कि लेखक क्या जाति प्रथा के खिलाफ में लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। आज भी सामाजिक संतुलन जाति प्रथा के पक्ष में झुका हुआ है। जाति चेतना आज भी स्वाभाविक चेतना प्रतीत होती है। इसलिए जाति प्रथा से लड़ना और जाति से जुड़ी हुई चेतना से लड़ना आज भी सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हुआ यह कि दलितों ने आंदोलन किए, दलितों के आंदोलन, साहित्य के आंदोलन, दलितों का लेखन, इसने तेजी से सामाजिक सचेतनता के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इससे दलितों के दिलो दिमाग की भी छानबीन आरंभ हुई है, और सवर्णों के दिमाग की भी छानबीन आरंभ आरंभ हुई है। हम पहले ये नहीं जानते थे, ज्यादातर लेखक नहीं जानते थे, वो लिखा ही नहीं। अब आप यहां से सोचिए कि अ, प्रेमचंद क्या कि कफन कहानी का अनुकरण करते हुए कितनी कहानियां लिखी गई। प्रेमचंद के गोदान का अनुकरण करते हुए कितने उपन्यास लिखे गए। रिजल्ट है जीरो। तो दलित के मन में क्या है, दलित के जीवन में क्या है, दलित का संसार कैसा है, इसे हम जानेंगे कैसे? दलितों के जीवन को, संसार को, परिवार को, उसकी सराउंडिंग को जानने का मौका बेहतर ढंग से तब मिला जब दलितों का लेखन सामने आया, उनकी आत्मकथाएं सामने आई। दलितों की मानसिक संरचना किस तरह की है, वो किस तरह की मानसिक व्याधियों से घिरे हुए हैं, कंट्राडिक्शन से घिरे हुए हैं, वो किस तरह की चीजों से जूझ रहे हैं, ये चीजें सारी की सारी एक सिरे से उजागर हुई। जाहिर है कि अब आपको दलित साहित्य पढ़ना होगा तो दलितों की मानसिक संरचनाओं का अध्ययन भी करना होगा। तो दलित साहित्य का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि उसने दलित के मन, दलित के हृदय, दलित के तन, दलित के परिवार, दलित का प्रवेश, इन सबको एक सिरे से उजागर किया और दलित चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हमने कभी लेखक की मानसिक अ, संरचनाओं का अध्ययन ही नहीं किया था। दलित पहला लेखक है ऐसा जो कि इस तरफ हमारा ध्यान खींचता है कि लेखक की मानसिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। यह आलोचना के सामने जिसे कहते हैं तहकीकात का एक नया क्षेत्र खुलता है जो कि पहले नहीं था। एक और चीज थी, वो ये कि साहित्य था, साहित्य था, कोई लेवल नहीं था उसका। दलित साहित्य ने पहला काम यह कि दलित साहित्य बिना लेवल के लिखा नहीं जा सकता। वो कहते हैं ना, दलित लेखन, दलित साहित्य, दलित आलोचना, दलित लेखक। तो ये दलित का जो लेवल है, ये लेवल
दलित के प्रति प्रतिबद्धता की ये पहली शर्त है। इसका मतलब यह भी है कि दलित के लिए दलित प्रतिबद्धता ही चाहिए, साथ साथ यह भी इससे संकेत मिलता है कि समाज में जो कुछ चलता रहा है, साहित्य में जो कुछ चलता रहा है, वो संतोषजनक नहीं है। अन्यथा ये लेबल लगाने की जरूरत क्यों पड़ती? हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि लेबल लगाने की परंपरा साहित्य में ये प्रगतिशील आंदोलन से शुरू हुई, पीडब्ल्यूए के साथ शुरू हुई है। प्रगतिशील लेखन, उससे उन्होंने प्रेरणा ली, उन्होंने दलित लेखन, प्रगतिशील साहित्य, उन्होंने दलित साहित्य, और जो लेबल लगाने की परंपरा प्रगतिशील आंदोलन ने शुरू की थी, उसको दलित साहित्य और दलित आंदोलन ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और ये एक बहुत बड़ी चीज है जो घट रही है। एक और है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको। वो ये कि जब दलितों ने जो लिखा ना खूब, तो पहले क्या था कि हम रचनाओं में गुणदोष देखते थे, लक्षण देखते थे, प्रयोजन देखते थे, ये सब चीजें गुण दोष लक्षण प्रयोजन ये तमाम चीजें देखते थे, और आलोचना यही काम करती थी। दलित लेखन ने एक सिरे से ये जो गुण दोष लक्षण और प्रयोजन का जो देखने का जो नजरिया था, इसे नष्ट कर दिया। अब गुण दोष लक्षण और प्रयोजन के आधार पर आप दलित साहित्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते। दलित साहित्य भी है, और दलित एक तरह से सामाजिक कम्युनिकेशन भी है, वो सिर्फ साहित्य नहीं है। वो दलित का लिखा हो या दलित के ऊपर किसी और का लिखा हो, गैर दलित का, वो उसका एक कम्युनिकेशन पहलू भी है कि वो दलित के बारे में कम्युनिकेट करता है। और यही वजह है कि साहित्य और कम्युनिकेशन दोनों एक साथ गुत्थम गुत्था करते हुए इसमें दाखिल होते हैं, और ये साहित्य के एक नए पैराडाइम के आगमन की सूचना है। एक टाइम था कि साहित्य को युग के साथ जोड़कर देखा जाता था। दलित ने एक दूसरा जो बहुत बड़ा परिवर्तन किया दलित लेखन में, वो ये कि साहित्य को युग के साथ जो देखने की जो आदत थी, पद्धति थी, जो दृष्टिकोण था, जो विकसित हुआ था, उसे नष्ट कर दिया। अब दलित साहित्य दलित युग नहीं होता। तो साहित्य दलित साहित्य का मूल्यांकन अब किसी युग के साथ जोड़कर नहीं हो रहा है, बल्कि दलित साहित्य का एक बहुत विशाल कैनवास है, जो मध्यकाल में भी है, वो प्राचीन काल में भी है, वो आधुनिक काल में भी है। अब दलित साहित्य है, और उसका मैसेज है, और ये जो इसका साहित्य और संदेश जो एक साथ आ रहे हैं, ये भाषा और इतिहास इन दोनों से परे है। तो भाषा और इतिहास में इनकी कहीं चर्चा नहीं है, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक परघटना है, हिस्टोरिकल फिनोमिना है। इस हिस्टोरिकल फिनोमिना को कायदे से समझने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। इसी सिलसिले को हम लोग दलित साहित्य को अभी जारी रखेंगे। ये पहला एपिसोड है, आप लोग देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।